बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल ख्वाब गजीदा। ये नावल मेरी तहरीरें नामी फेसबुक पेज से लिया गया है। लास्ट एपिसोड, आखिरी किस्त। वो कम वक्त रीच आ गया, वरना मैं दादा से इस चीज़ का नाम ज़रूर पूछ लेती। मोहसिन राव का मुंह अचानक खुले का खुला रह गया। यूँ महसूस हुआ जैसे बात उसकी समझ में आ गई हो। भाई, आपको क्या हुआ? मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम पर रीच चिपका था ना? मोहसिन राव ने तस्दीक चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसी की वजह से तो बात अधूरी रह गई। अच्छा, अब मेरी समझ में बात आ गई। मोहसिन राव ने गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर मोहसिन राव फौरन उठ गया। उठकर अपने कमरे में गया। उसने अपने बेड की साइड टेबल पर एक खूबसूरत प्लेट में खुला हुआ चाकू रखा हुआ था। ये चाकू राजमदारी का था, और राजमदारी के जिस्म पर इस कदर बाल थे कि वो इंसान का भालू ज़्यादा लगता था। दादा आजम ने ख्वाब में जो इशारे दिए थे वो वाज़ेह तौर पर उस चाकू की निशानदेही कर रहे थे। मोहसिन राव ने चाकू को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस पर नजर पड़ती ही उसका हाथ खुद ब खुद रुक गया। चाकू के फल पर ताज़ा ताज़ा खून लगा हुआ था, जैसे अभी अभी उससे किसी को ज़बह किया गया हो। उसने वहीं खड़े खड़े रफ़ीक को आवाज़ दी, रफ़ीक जल्दी आओ। रफ़ीक डाइनिंग टेबल के नज़दीक ही खड़ा था। वो मोहसिन राव की आवाज़ सुनकर फ़ौरन उसके कमरे की तरफ आया। जी साहब। उसने कमरे में पहुँच पूछा। इतनी देर में खाला फरजाना और तानिया भी पीछे पीछे आ गई। मोहसिन, क्या हुआ? खैर तो है? खाला फरजाना ने पूछा। रफ़ीक, तुमने इस चाकू से मुर्गी वगैरह तो ज़बह नहीं की? मोहसिन राव ने खाला फरजाना की बात नज़रअंदाज करते हुए रफ़ीक से पूछा। नहीं साहब, मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? किचन में कई छुरियाँ और चाकू मौजूद हैं। अच्छा, फिर इस पर खून कैसे लग गया? खून? खाला फरजाना खौफजदा होकर 2 कदम पीछे हट गई। तानिया ने 2 कदम आगे बढ़कर चाकू को देखा। हाँ वाकई, इस पर तो खून लगा हुआ है। ये खून कैसे लगा? वो रफ़ीक की तरफ मुड़कर बोली। मुझे नहीं मालूम बीबी, रफ़ीक ने सीधे और साफ लहजे में कहा। रफ़ीक, इसे प्लेट समेत यहाँ से उठाकर ले जाओ और इसे धोकर अपने कमरे में रख लो। मोहसिन राव ने हिदायत की। जी ठीक है साहब। ये कहकर उसने प्लेट उठाई और उस खून आलूद चाकू को गौर से देखता हुआ बाहर निकल गया। मुझे यूँ महसूस होता है जैसे दादा आजम ने इस चाकू की तरफ इशारा किया हो। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। आपने उसे क्यों दे दिया? उसे कहीं बाहर क्यों नहीं फेंकवा दिया? एक रात और देखना चाहता हूँ, मोहसिन राव ने कहा और फिर नाश्ते की मेज़ पर आ गया। बैठे बैठे ये एक मुसीबत गले पड़ गई थी। दादा आजम ने भी तो बात खुलकर नहीं की थी, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह जब भी ख्वाब में नजर आए थे उन्होंने बड़ी वजाहत से हर बात समझाई थी। अब पता नहीं उस चाकू को उन्होंने मनहूस करार दिया था या घर में कोई और चीज़ थी जिस पर हमारी अब तक नजर नहीं गई थी। फिर ये मामला ज़्यादा देर तक मुअम्मा न रहा। दोपहर का खाना खाकर वो कुछ देर के लिए लेटी तो उसकी आंख लग गई ख्वाब में। फिर उसने दादा आजम को देखा। वो एक दरख्त के नीचे बैठे थे। ये कोई हरा भरा बाग था, चारों तरफ फूल खिले थे, ठंडी हवा चल रही थी। तानिया भी उस बाग में टहलती हुई वहां जा निकली थी जहां वो बैठे थे। तानिया को देखते उन्होंने उसे डांटा। अरे क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम लोग? हुस्न हुसत को निकालो घर से, नहीं तो खून की नदियां बह जाएंगी। दादा, क्या आपका इशारा चाकू की तरफ है? तानिया ने फौरन पूछा। हाँ, उसे फौरन घर से निकालो। पर दादा, क्या करें उसका? उसे तोड़कर फेंक दें या दरिया में डलवा दें? क्या करें? उसे जल्द अज जल्द किसी टूटी कब्र में फेंकवा दो और ये काम खुद मोहसिन करे, दादा आजम ने हिदायत की। तानिया के पूछने पर उन्होंने बताया कि चाकू पर क्या पढ़कर फूंकना है और टूटी कब्र में से किस तरह डालना है। तभी इसके कानों में तानिया तानिया की आवाज़ें आने लगीं। कोई उसे उठा रहा था। एकदम उसकी आंख खुल गई। उसके सामने खाला फरजाना खड़ी थी। जी खाला। तानिया ने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा। वो एतबार राव आए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं। अच्छा खाला, मैं उठती हूँ, तानिया ने बिस्तर छोड़ते हुए कहा। भाईजान हैं घर पर? हाँ, वो एतबार राव के पास बैठे हैं, खाला फरजाना ने बताया। खाला, मैंने फिर दादा आजम को ख्वाब में देखा। अच्छा, कुछ मसला हल हुआ? हाँ खाला, सारी बात तफसील से हो गई। ये कहकर उसने सारी तफसील बयान कर दी। खाला ने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये गंभीर मसला किसी तरह हल तो हुआ, अब बस इसकी तदफीन बाकी थी। तानिया ने मोहसिन राव को भी उस ख्वाब से आगाह कर दिया। फिर वो और एतबार राव उस चाकू को लेकर कब्रिस्तान चले गए। काफ़ी ढूंढ तलाश के बाद उन्हें एक कब्र टूटी हुई नजर आई। उसमें काफ़ी बड़ा सुराख था। मोहसिन राव और एतबार राव ने उस कब्र में झांकने की कोशिश न की। मोहसिन राव ने दादा आजम की हिदायत के मुताबिक पढ़कर उस चाकू पर फूंका, उसे बंद करके अपनी मुट्ठी में जकड़ा। फिर उसने ज़मीन पर बैठकर अपना हाथ कब्र में डाला और कुछ पढ़कर चाकू हाथ से छोड़ दिया और फौरन पीछे हटकर खड़ा हो गया। चाकू की कब्र में गिरते ही सुराख से धुएं का एक मरगुला सा निकला और फिजा में तहलील हो गया। इस काम को ख़त्म करके वो कब्रिस्तान से निकलकर बाहर खड़ी गाड़ी में बैठे और रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। रेस्टोरेंट पहुंचकर मोहसिन ने तानिया को फ़ोन कर दिया। उसे बताया कि वो परेशान ना हो, उस चाकू की तदफीन बखैर आफियत कर दी गई है। तानिया ने यह सुनकर सुकून का सांस दिया। उसके घर में रहने से जाने कैसे क्या हो जाता। दादा आजम ने बर वक्त मदद करके उस घर को आने वाली तबाही से बचा लिया था। मोहसिन राव का फ़ोन सुनकर उसने अंकल आमिर को रिंग किया और चाकू से मुतल्लिक सारी बात तफसील से बताई और फिर उनसे आज रात आने की दरख्वास्त की, और वो भी अकेले। तानिया, खैर तो है ना? अंकल आमिर ने पूछा। हाँ अंकल, खैर ही खैर है। असल बात यह कि आप बहुत याद आ रहे हैं। तानिया शरारत से हंसी। उधर से कोई सवाल ना हुआ तो वो फ़ौरन बोली। पूछे कि नहीं, किसे याद आ रहे हैं आप? नहीं भाई, ज़ाहिर है तुम्हें ही याद आ रहा हूँ।
अंकल आमिर ने चहकते हुए कहा। जी नहीं, तानिया ने फ़ौरन तरदीद कर दी। वो हैरान हुए। आप दरअसल हमारी खाला फरजाना को याद आ रहे हैं। वो कह रही थी कि बहुत दिन हो गए तुम्हारे अंकल नहीं आए। तानिया ने सफ़ेद झूठ बोला। बहुत दिन हो गए भाई, मैं कल ही तो आया था। अंकल आमिर ने तानिया की बात को सरसरी सा लिया। 24 घंटे तो हो ही गए ना, याद आने के लिए ये वक्फा अच्छा खासा है। तानिया, आज तुम इस किस्म की बातें क्यों करने लगी हो? तुम क्या चाहती हो? अंकल आमिर ने संजीदगी इख्तियार की। मैं जो चाहती हूँ अगर वो बता दूँ तो क्या आप मान जाएंगे? अगर मानने वाली बात होगी तो ज़रूर मान जाऊँगा। अंकल आमिर ने यकीन दिलाने वाला लहजा इख्तियार किया। बात तो खैर 100% मानने वाली है। तानिया ने उन्हें उलझाने की कोशिश की। अच्छा फिर कहो। उन्होंने वजाहत तलब कर ली। नहीं, आप रात को घर आएंगे तो फिर कहूँगी, और जो कहूँगी वो आपसे मनवा भी लूँगी। तानिया, तो मुझे बहुत प्यारी हो, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, मगर मुझसे कोई ऐसी बात ना करना जिससे ये भरम टूट जाए। अच्छा आप आएँ तो फिर होगी बात। रात को अंकल आमिर आए तो वो हाथ से सजे संवरे थे। वो हमेशा अच्छा लिबास पहनने के आदी थे, लेकिन आज उन्होंने नया और कीमती सूट पहना हुआ था। शाम को ही दिल लगाकर शेव किया था, नहा धोकर खुद को परफ्यूम में बसाया था। तानिया ने उनकी आमद पर खुद जाकर गेट खोला। वो एक लम्हे को उन्हें देखती रह गई। खुशबू के झोंके ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। वाह अंकल, आज तो आप धमाका खेज लग रहे हैं। तानिया ने खुश होकर जुमला कसा। तानिया, मैं इंसान हूँ, बारूद से भरी बोरी नहीं हूँ। अंकल आमिर ने उसके सर पर चिपट लगाते हुए कहा। मोहसिन कहाँ है? खाला अपने कमरे में है। सवाल कुछ और किया गया था, जवाब कुछ और दिया गया। अरे तानिया, तुम कुछ ऊंचा सुनने लग गई हो। इस तरह तो बेचारे एतबारा को बड़ी परेशानी हो जाएगी। वो बेचारा कोट मांगेगा, तुम उसके हाथ में लोटा पकड़ा दोगी। मैं पूछ रहा हूँ मोहसिन कहाँ है, तुम जवाब दे रही हो खाला अपने कमरे में है। भाई तुम अपने कान की सफाई करो। हाँ तो आपने बात ही गलत पूछी, आपको इस वक्त खाला फरजाना के बारे में पूछना चाहिए था। अच्छा तुम शरारत से बाज नहीं आओगी? अंकल आमिर ने ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। भाईजान के कमरे में चलें, वो वहाँ मौजूद हैं। तानिया ने अंकल आमिर का रास्ता रोका। वो कौन? अंकल आमिर ने वजाहत चाहिए। भाईजान और कौन? तानिया ने हंसकर कहा। अंकल आमिर, आप मेरी तरफ से इस कदर मशकूक क्यों हो गए हैं? भाई मुझे तो अब तुमसे डर लगने लगा है। अंकल आमिर ने मोहसिन के कमरे में कदम रखते हुए कहा। अच्छा अंकल आमिर आए हैं। अंकल आपको कौन डरा रहा है? मोहसिन ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हुए कहा। भाई ये तुम्हारी बहन आजकल शरारत पर उतरी हुई है। अंकल आमिर कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगे। अच्छा। मोहसिन तानिया की तरफ मुड़ा। क्यों भाई तानिया? भाईजान एक बात पूछूं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तानिया कुछ कहते कहते चुप हो गई। क्या नहीं हो सकता? मोहसिन ने पूछा। क्या ये नहीं हो सकता कि अंकल आमिर हमारी खाला फरजाना को माफ़ कर दें? तानिया ने अंकल आमिर की तरफ देखते हुए कहा। अरे ये क्या बात कर रही हो तुम? फरजाना ने क्या किया है? अंकल आमिर परेशान होकर बोले। अंकल बहुत अरसा पहले उनसे एक कसूर हो गया था, जिसकी उन्होंने आपसे माफ़ी भी मांग ली थी और आपने उन्हें माफ़ भी कर दिया था, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपने उन्हें आज तक माफ़ नहीं किया है। तानिया, ये बात तुम किस बुनियाद पर कह रही हो? खाला की एक वादा खिलाफी जो उनकी मजबूरी थी, आपके दिल में उसने गिरह डाल दी। ये ठीक है कि आपने आज तक शादी नहीं की, लेकिन फिर कभी आपने खाला से शादी की बात भी नहीं की। छोड़ो इस बात को। अंकल आमिर कुछ उलझ से गए। ये तुमने क्या शुरू कर दिया? अंकल आप ये बात मान क्यों नहीं लेते कि आपने उन्हें आज तक माफ़ नहीं किया है? ये झूठ है, मैं तो उन्हें कब का माफ़ कर चुका हूँ। अच्छा अगर माफ़ कर चुके हैं तो उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते? तानिया ने बड़े सादा अंदाज में पेचीदा बात कह दी। बेवकूफ़ हुई हो, अब मेरी शादी की उम्र है? वाह अंकल क्या बात की आपने, लोग तो 70 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं, आप तो मुश्किल से अभी 45 साल के होंगे। जी नहीं, मेरी उम्र इस वक्त 53 बरस है। अंकल यही तो शादी की सही उम्र है। मोहसिन राव ने बड़े यकीन से कहा। मोहसिन मजाक छोड़ो, लोग क्या कहेंगे? लोगों से हमने क्या लेना है? तानिया तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं हाँ कर भी दूँ तो क्या फरजाना मान जाएगी? अंकल आमिर ने सवाल किया। ना मानने की भला क्या वजह हो सकती है? तानिया ने मुस्कुरा कर कहा। क्या तुमने उनसे बात की है? उन्होंने पूछा। अंकल आमिर इस वक्त आप अपनी बात करें, उनसे इकरार करवाना मेरी जिम्मेदारी है, फिर ये जिम्मेदारी मेरी तरफ से भी कबूल कर लो। बिलाखिर अंकल आमिर ने हथियार डालते हुए कहा। अंकल आमिर! मोहसिन राव ने नारा लगाया। जिंदाबाद! तानिया ने नारे का जवाब दिया। नारे की आवाज़ सुनकर खाला फरजाना कमरे में दाखिल हुई और हैरान होकर बोली। अरे भाई ये क्या हो रहा है? ओह खाला! तानिया इतनी खुश थी कि उसने उनके अंदर आने का इंतजार भी न किया, दौड़कर उनसे लिपट गई और उनका रुखसार चूम कर बोली। खाला शादी मुबारक हो। दूसरी जानिब राव अहमद अली कुर्सी पर बड़ी तमकनत से बैठा था। उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी, कमर अकड़ी हुई थी, पूरा जिस्म अकड़ा हुआ था, मूंछें ऊपर उठी हुई थी, हाथ में चढ़ी थी, हाथ सीधा तना हुआ था। गर्ज उसकी कोई चीज़ ऐसी न थी जिसमें तनाव न हो, अकड़ाव न हो। और ऐसा क्यों न होता? वो उस कुर्सी पर बैठा हुआ था जिस पर बैठकर वो इंसान नहीं रहता था। उसके नज़दीक एक मुलाजिम सर झुकाए हाथ बांधे खड़ा था। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। कुछ देर के बाद एक और मुलाजिम बड़े मदबाना अंदाज में दाखिल हुआ और नज़दीक आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। क्या खबर लाए हो? राव अहमद अली ने भारी आवाज़ में सवाल किया। सरकार उससे पेरा आया है, सुर्ख मोती। मुलाजिम ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। ओह क्या बेवकूफ़ाना नाम रखा है उसने, सुर्ख मोती। लाओ उसे। जी बेहतर सरकार। ये कहकर वो मुलाजिम दरवाजे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो वो अकेला न था, उसके साथ एक और शख्स था।
वो बड़ी लापरवाही से चलता हुआ अंदर आया। राव अहमद अली ने गौर से उसका चेहरा देखा। वो एक सांवले रंग का शख्स था, ऊंचे लंबे कद का मालिक, बाल बड़े बड़े, कंधों पर फैले हुए, एक कान में बाली, एक हाथ में लोहे का टुकड़ा, स्याह कपड़े, हाथ में बीन, कंधे पर झोली। सुर्ख मोती ने अपने कंधे से झोली उतारकर जमीन पर रखना चाहिए, मगर राव अहमद अली ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। नहीं, तुम्हारी बात हो गई है ना? राव अहमद अली ने पूछा। हाँ जी, मेरी बात हो गई है, सुर्ख मोती ने जवाब दिया। तो बस ठीक है, तुमने सारी बात अच्छी तरह समझ ली? हाँ जी, मैंने सारी बात अच्छी तरह समझ ली। तो फिर तुम जाओ। राव अहमद अली ने उसकी चमकती काली आंखों में देखा। और देखो, काम होशियारी से करना, किसी किस्म की गलती तुम्हें मौत से हमकिनार कर सकती है। मैं गलती माफ़ करने का आदी नहीं हूँ, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखना। सुर्ख मोती से आज तक कोई गलती नहीं हुई, आज भी गलती नहीं होगी, आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, फिर जाओ, मैं खबर का मुंतज़र रहूँगा, राव अहमद अली ने कहा। वो मुलाजिम और सुर्ख मोती हवेली से बाहर निकल गए। इकबाल राव को आज 3 दिन के बाद तहखाने से बाहर लाया गया। उन 3 दिनों में उसके साथ किसी किस्म की बदसलूकी नहीं की गई। वक्त पर बेहतरीन खाना, चाय, पानी, किसी चीज़ की कोई कमी न थी। अलबत्ता कैद तन्हाई ज़रूर थी। जो वक्त गुजरता जा रहा था उसकी फ़िक्र में इजाफा होता जा रहा था। वो अपने बाप को अच्छी तरह जानता था। उसने कभी किसी को माफ़ करना तो सीखा ही ना था। फिर इकबाल राव जैसे मुजरिम को तो वो भूल कर भी माफ़ नहीं कर सकता था। उसने न सिर्फ जायदाद पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी, बल्कि रिवाल्वर भी तान दिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी सज़ा में इजाफा होता जा रहा था। इकबाल राव को यकीन हो चला था कि वह अब किसी सूरत ज़िंदगी को गले नहीं लगा सकेगा। फिर तीसरे दिन का सूरज तलू हुआ। ये सूरज उसके लिए ब्लैक वारंट लेकर निकला। 2 मुसल्लह अफराद खाने में दाखिल हुए। उसे बाहर चलने का इशारा किया गया। छोटे सरकार, बाहर चलिए। वो खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ तहखाने से बाहर निकल आया। फिर उसे जीप में बिठाकर हवेली के गेट पर ले जाया गया। गेट पर एक घोड़ा कसा हुआ तैयार खड़ा था। एक मुसल्लह फर्द ने उसे घोड़े पर सवार होने का इशारा किया। जब इकबाल राव घोड़े पर सवार हो गया तो उस मुसल्लह शख्स ने कहा, बड़े सरकार बूढ़े बरगद के नीचे घोड़े पर सवार आपके मुंतज़िर हैं, शायद वो आपको शिकार पर ले जाना चाहते हैं। अच्छा, इकबाल राव ने घोड़े पर संभल कर बैठते हुए कहा। एक बात का और ख्याल रखिएगा छोटे सरकार, सीधे बूढ़े बरगद की तरफ ही जाइएगा। अगर इधर उधर भटकने की कोशिश की तो भटक ना पाएंगे, हर तरफ शिकारी कुत्ते मौजूद हैं। इकबाल राव ने इस बात में गर्दन हिलाई। जानता हूँ, तो फिर जाइए छोटे सरकार, अल्लाह हाफिज़। इकबाल राव ने फ़ौरन घोड़े को एड़ लगाई और बूढ़े बरगद की जानिब चल दिया। ये बूढ़ा बरगद हवेली से कोई 1 मील के फासले पर था। उसके चारों तरफ खेत ही खेत थे। जब इकबाल राव एक पगडंडी पर अपना घोड़ा दौड़ा रहा था तो एक काले कपड़ों में मलबूस ऊंचे कद का शख्स जिसके हाथ में बीन थी अचानक खेतों से निकलकर उसके सामने आ गया। उसे हाथ फैलाकर रुकने का इशारा कर रहा था। इकबाल राव ने फौरन अपने घोड़े की लगाम खींच ली। ये शख्स उसके लिए कतई अजनबी था। हाथ में बीन होने की वजह से वो समझ गया कि ये कुछ सपेरा है। जब इकबाल राव उसके नज़दीक पहुंच गया तो उसने उसे घोड़े से नीचे उतरने का इशारा किया। इकबाल राव खामोशी से घोड़े से कूद आया। तब उस काले लिबास वाले ने हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खेतों में खींचता हुआ ले गया। थोड़ी देर के बाद वो खेतों से बरामद हुआ तो इकबाल राव उसके साथ न था। वो खेत में बेसुध पड़ा हुआ था। सुर्ख मोती अपनी झोली कंधे पर डाले और बीन हाथ में लिए खेतों से निकलकर पगडंडी पर आया तो 2 घुड़सवार तेजी से उसके पास आकर रुक गए। क्या हुआ? उनमें से एक बोला। वो सामने खेत में उसकी लाश पड़ी है, जाकर बड़े सरकार को इत्तला कर दो। ठीक है, अब तुम जल्द अज जल्द बूढ़े बरगद के नीचे पहुंच जाओ। वहाँ एक जीप खड़ी है, वो तुम्हें बरगद के नीचे तुम्हारे ठिकाने पहुंचा देगी। सुर्ख मोती खामोशी से बूढ़े बरगद की तरफ चल पड़ा। जब वो दोनों घुड़सवार एक नज़र इकबाल राव की लाश पर डालकर वापस हवेली की तरफ चले गए तो सुर्ख मोती नज़दीक एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर के बाद एक जीप खेतों को रोंदती हुई उस खेत के नज़दीक आकर रुक गई जहाँ इकबाल राव की लाश पड़ी थी। जीप से राव अहमद अली बरामद हुआ। उसे एक नज़र पीछे डाली तो उसे दूर सावनपुर के लोग अपनी तरफ दौड़कर आते हुए दिखाई देने लगे। वो कैसे भाग कर ना थे। उन्हें बताया गया था कि इकबाल राव को सांप ने डस लिया है। सावनपुर के जिस शख्स ने भी इस खबर को सुना वो खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। राव अहमद अली ने इत्मीनान का सांस दिया और उस खेत में दाखिल हो गया जहाँ इकबाल राव की लाश पड़ी थी। और अभी राव अहमद अली ने मेरे बेटे कहकर बैन शुरू किया ही था कि वो लाश बड़ी तेज़ी से उठकर खड़ी हो गई। उस लाश के हाथ में एक चमकती हुई कुल्हाड़ी थी। इकबाल राव को जिंदा और उसके हाथ में चमकती हुई तेज धार की कुल्हाड़ी देखकर राव अहमद अली की सिट्टी गुम हो गई। वो तो बड़ा खुश लंबे लंबे ढक भरता खेत में पहुंचा था। बस इस ड्रामे का आखिरी सीन रह गया था और इस सीन को उसने सावनपुर की रियाया के सामने पेश करके अपने फ़न की दाद लेना थी। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया था। राव अहमद अली ने हस्बे मामूल अय्यारी दिखाती हुए कुछ इस तरह मनसूबाबंदी की थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इकबाल राव को मौत से हमकिनार कर दिया जाए और उस कत्ल का इल्ज़ाम भी इसके सर न आए। एक सपेरे को भारी रकम देकर अच्छी तरह समझा दिया गया था कि कैसे करना है और क्या करना है। फिर इकबाल राव को झूठ बोलकर सर मकतल भेजा गया। सपेरे ने खेतों से निकलकर उसे रोका और हाथ पकड़कर उसे दोबारा खेत में ले गया। उस सपेरे ने जिसे उसके कत्ल पर मामूर किया गया था उसने सारी सूरत साफ साफ बता दी कि कुछ देर के बाद यहाँ क्या ड्रामा होने वाला है। इकबाल राव को अपने कत्ल के मंसूबे के इंकिशाफ पर कोई हैरत न हुई। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसका सफाक बाप उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा और कत्ल भी इस तरह करेगा कि वो साफ बचकर निकल जाए। लिहाजा उसका ये मंसूबा बेदाग और उसे मासूम साबित करने के लिए लाजवाब था। लेकिन इकबाल राव को हैरत इस बात पर हुई कि सपेरे ने भारी रकम लेकर क्यों पलटा खाया, उसने उस मंसूबे का इंकिशाफ क्यों किया।
जोगी, एक बात बता, मेरे बाप ने तो अपनी फितरत के मुताबिक जो कुछ किया ठीक किया, लेकिन तूने रकम लेने के बावजूद वादा खिलाफी क्यों की? आखिर इसकी वजह क्या है? इकबाल राव ने पूछा। वो काले कपड़े वाला स्पेरा उसका सवाल सुनकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट बड़ी पुरकशिश थी। उसने कहा, इकबाल राव, पहली बात तो यह है कि मैं वो स्पेरा नहीं हूँ जिसने रकम वसूल की है। वो स्पेरा तो अपनी झोंपड़ी में मरा पड़ा है। वैसे भी राव अहमद अली ने तुम्हारे कत्ल के बाद उसे मरवा देना था। रखिए ये बात कि मैंने तुम्हें साजिश से क्यों आगाह किया, इसके पीछे एक राज है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें नजर आ रहा हूँ। कोई सवाल मत करो, वक्त बहुत कम है, मेरे पास भी और तुम्हारे पास भी। ये कुल्हाड़ी पकड़ो और इसके ऊपर लेट जाओ। जब तुम्हारा बाप तुम्हारी लाश पर रोने आए तो लाठी की तरह सीधे खड़े हो जाना। अगर तुम वार करने से एक लम्हा भी चूक गए तो फिर तुम्हारी जिंदगी की जमानत खत्म हो जाएगी। लो ये कुल्हाड़ी पकड़ो और सफाक शख्स के जितने भी टुकड़े किए जा सके कर देना। इकबाल राव ने फिर उससे कोई सवाल न किया। अब सवाल की गुंजाइश भी न थी। उसे कुल्हाड़ी जमीन पर डाली और उस पर लेटकर उसे अपने जिस्म के नीचे छुपा लिया। राव अहमद अली जिस जीप में यहाँ तक पहुंचा था उसे आफ्ताब राव ड्राइव कर रहा था। वो कल रात इस्लामाबाद से वापस आया था। उसे पार्टी का टिकट नहीं मिल सका था, लेकिन सावनपुर पहुंचकर आफ्ताब राव को एक मुख्तलिफ ही कहानी सुनने को मिली थी। जो रंज उसे टिकट न मिलने पर हुआ था वो रंज अचानक खुशी में तब्दील हो गया था, क्योंकि मुस्तकबिल में सावनपुर का सब कुछ उसका होने वाला था। सावनपुर का हुक्मरान होने की सूरत में हर पार्टी उसे टिकट देने पर मजबूर हो जाएगी। राव अहमद अली के पीछे वो उतरा। वो अपने बाप से 10-15 कदम पीछे था। उसके दिल में भी लड्डू फूट रहे थे। बस अब आखिरी मंजर रह गया था। कुछ देर के बाद सावनपुर के लोग अपने छोटे सरकार की लाश देखेंगे जिन्हें किसी सांप ने डस दिया था। वो घोड़े पर सवार होकर अपनी जगीर की सैर को निकले थे कि एक खेत में उन्होंने खूबसूरत लड़की को देखा। वो घोड़े से उतरकर लड़की के पीछे गए। खेत में एक काला नाग मौजूद था। उसने उन्हें डस लिया। इकबाल राव की मौत की ये कहानी घड़ी गई थी। इस ड्रामे का हर किरदार अपनी जगह मुस्तैद था और अपनी बारी आने पर मुकालमे बोलने का मुंतज़िर, लेकिन यहाँ तो बसात ही उलट गई थी। वो काले लिबास वाला सपेरा इस बिसात को उल्टा गया था। इकबाल राव के कानों में भी मेरे बेटे की आवाज़ ही आई थी कि वो चलकर खड़ा हो गया और फिर उसने वक्त ज़ाया किए बिना कुल्हाड़ी तलवार की तरह घुमाई। राव अहमद अली के सर पर जोरदार वार किया और उसका सर उसके तन से जुदा होकर ज़मीन पर जा पड़ा। फिर बगैर सर के जिस्म किसी शहतीर की तरह ज़मीन पर आ रहा। इकबाल राव पर जुनून सवार हो चुका था। उसने तेज़ कुल्हाड़ी के जरिए राव अहमद अली के जिस्म को लकड़ी की तरह फाड़ कर रख दिया। आफ्ताब राव जब खेत में दाखिल हुआ तो इकबाल राव को जिंदा देखकर उसके जिस्म में सनसनी फैल गई। वो खून में नहाया हुआ था और धड़ाधड़ कुल्हाड़ी बरसा रहा था। आफ्ताब राव ने फौरन रिवाल्वर निकाल लिया और इससे पहले कि इकबाल राव उसकी तरफ मुतवज्जह होता उसने रिवाल्वर की तमाम गोलियां उसके सर और पीठ पर खाली कर दी। इकबाल राव अपने ऊपर गोली चलाने वाले को न देख सका। वो अपने बाप की लाश के टुकड़ों पर गिरा और जामहक हो गया। इमली के घने दरख्त पर बैठा वो शख्स इस मंजर को देखकर मुस्कुराया। बिलाखिर जुल्म इंतकाम को पहुंचा। हर जुल्म की एक हद होती है, जब वो हद से निकलता है तो मिट जाता है। जुल्म के दो निशान सफ़ाए हस्ती से मिट गए थे, बस एक जालिम बाकी बचा था। उसका अंजाम भी ज्यादा दूर नहीं था। वो काले कपड़े वाला सपेरा जिसने अपना नाम सुर्ख मोती बताया था दरख्त पर एक खाली पिंजरा लिए बैठा था। जैसे ही आफ्ताब राव ने इकबाल राव का बदन छलनी किया उसने खाली पिंजरे का बड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलना था कि परों की भड़बड़ाहट शुरू हो गई। उस खाली पिंजरे से बड़े बड़े उल्लू निकलकर फिजा में उड़ने लगे। देखते ही देखते सैकड़ों उल्लुओं ने उस कैद को अपने हिसार में ले लिया जिसमें राव अहमद अली के जिस्म के टुकड़े और इकबाल राव की लाश पड़ी थी। उन उल्लुओं को देखकर आफ्ताब राव की सिट्टी गुम हो गई थी। वो भागकर अपनी जीप में पहुंचा और शीशे चढ़ाकर बैठ गया। सावनपुर के लोग जो नज़दीक आ गए थे वो भी पीछे ही रुक गए। उन उड़ते हुए बेशुमार उल्लुओं ने हर शख्स को वक़्त हैरत में डाल दिया था। फिर सावनपुर के अवाम और आफ्ताब राव ने अजीब मंजर देखा। वो उल्लू राव अहमद अली के जिस्म पर झपटे और उसके मुख्तलिफ आज़ा अपने पंजों में दबाकर उड़ने लगे। वो उल्लू बहुत बड़े और जिसीम थे। राव अहमद अली की लाश के टुकड़े लेकर उड़ना उनके लिए कोई मुश्किल काम न था। आफ्ताब राव ने एक उल्लू को अपने बाप के सर को पंजों में दबाए उड़ते देखा। उस उल्लू का रुख हवेली की जानिब था। आफ्ताब राव ने उसे कुछ दूर तो उड़ते देखा, फिर वह अचानक की नज़रों से ओझल हो गया। यही हाल दूसरे उल्लुओं का भी हुआ। वो जिस तेज़ी से नमूदार हुए थे उसी तेज़ी से गायब हो गए। उनके चले जाने के बाद आफ्ताब राव जीप से उतरा। नीचे उतरकर उसने हिम्मत करके चारों तरफ देखा। अब दूर दूर तक कोई उल्लू उड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो भागकर खेत में पहुंचा। इकबाल राव की लाश मौजूद थी, लेकिन उन उल्लुओं ने उसका हाल कुछ इस तरह कर दिया था कि वो पहचानी ही नहीं जा रही थी और राव अहमद अली के जिस्म का एक भी टुकड़ा जमीन पर मौजूद न था। वो गिद्धनुमा उल्लू उसके आज़ा को न जाने कहाँ ले उड़े थे और घनी इमली के दरख्त पर बैठा वो काले लिबास वाला वो सुर्ख मोती भी गायब हो चुका था। अब दरख्त पर न कोई झोली थी, न बीन थी और न खाली पिंजरा था। एतबार राव अमूमन सेकंड शो शुरू करवा कर सिनेमा से उठ जाता था। आज सुबह ही उसकी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी। एक बेकली और बेचैनी किसी कैफियत उस पर तारी थी। लिहाजा वो फर्स्ट शो शुरू होती सिनेमा से उठाया था। 7 बजे तक वो अपने घर पहुंच गया था। उसने एक नया मुलाजिम रख लिया था। एक उधेड़ उम्र का तजर्बाकार शख्स था।
ये पहले जिन लोगों के पास था वो फैमिली मुस्तकिल अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। उस मुलाजिम को एतबार राव ने उनसे मांग लिया था। इस तरह उस मुलाजिम का मसला भी हल हो गया था और वो लोग भी मुतमईन हो गए थे कि उनका मुलाजिम जो उनके घर के फ़र्द की तरह था एक ऐसे शख्स के पास चला गया था जो उसे घर के फ़र्द की तरह ही रखेगा। उस मुलाजिम का नाम मजीद था, लेकिन सब उसे मज्जू भाई कहते थे, जो उस वक्त खाना तैयार करने में लगा हुआ था। उसने गेट खोला तो एतबार राव खामोशी से अपने बेडरूम में चला गया और बिस्तर पर निढाल होकर गिर पड़ा। जब एतबार राव बेसुध होकर बेड पर लेट गया तो मज्जू ने धीरे से पूछा, सर जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मज्जू, कुछ गड़बड़ है। तुम ऐसा करो कि चाय बना लो। सर जी अगर आपको थकन महसूस हो रही है तो जूस ना दे दूं? मज्जू ने तजवीज़ पेश की। नहीं भाई, मुझे तो चाय चाहिए। ठीक है सर जी। ये कहकर वो बाहर जाने लगा तो घर की बेल बजी। मज्जू देखो कौन है दरवाजे पर? एतबार राव ने सीधा होकर लेटते हुए कहा। मज्जू थोड़ी देर के बाद अंदर आया और बोला, सर जी गाड़ी में एक बेगम साहिबा बैठी हैं, वो कहती हैं कि सावनपुर से आई हैं और अपना नाम कामनी बताती हैं। कामनी? एतबार राव बिस्तर से कुछ इस तरह उठा जैसे उसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। फिर वो तेजी से उठकर बाहर पहुंचा। जीप में वाकई कामनी थी। उसे देखती नीचे उतरे। कामनी क्या हुआ, खैर तो है? वो सिसक सिसक कर रोने लगी। खैर कहाँ है भाई, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। ये कहकर वो एतबार राव से लिपट गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। एतबार राव ने बमुश्किल उसे अपने से अलग किया और उसे सहारा देकर अपने कमरे में लाया। मज्जू से पानी लाने को कहा और उससे मुखातिब हुआ, हाँ कामनी बताओ क्या हुआ? कामनी ने फिर रोना शुरू कर दिया। उधाड़े मार मार कर रो रही थी और साथ में सीनों को अभी भी करती जा रही थी। मज्जू पानी ले आया तो एतबार राव ने बमुश्किल उसके हाथ में गिलास थमाया और बोला, कामनी पानी पी लो। कामनी ने बड़ी मुश्किल से पानी पिया। फिर वो बड़ी मुश्किल से चुप हुई। वो बड़ी मोकशनास और शातिर चीज़ थी। ससुर और शौहर के इंतकाल के बाद आफ्ताब राव हवेली में बचा था। आफ्ताब राव की बीवी से कामनी की बनती न थी। ऐसी सूरत में ज़मीन जायदाद सारी की सारी आफ्ताब राव ने हड़प कर जानी थी। कामनी ने एतबार राव को परख लिया था। वो एक दरवेश सिफ्त इंसान था, लालच हिर्स हवस से कोसों दूर, बेनियाज और कतनात पसंद। अब वही उसे इंसाफ मुहैया कर सकता था। एतबार राव से अगरचे कामनी और इकबाल राव ने मिलकर उसकी जायदाद हजम करने के लिए दस्तखत करवा लिए थे, उसके बावजूद कामनी को उम्मीद थी कि जब आंसू बहाकर उसके कदमों में गिरेगी तो वो यकीनन उसे माफ़ कर देगा। इसलिए वो सीधी सावनपुर से लाहौर आई थी। वो अपना दुख बयान करके उसकी हमदर्दी समेट लेना चाहती थी और हुआ भी यही। वो अपनी शातराना चाल चलकर उसकी हमदर्दी समेटने में कामयाब हो गई। सावनपुर से वो एक बड़ी और बुरी खबर लेकर आई। एतबार राव का बाप और भाई दोनों एक साथ ही चल बसे थे। ये एक पागल कर देने वाला हादसा था, लेकिन एतबार राव ने जब दोनों की मौत के बारे में सुना तो उसके चेहरे से जरा भी दुख जाहिर न हुआ। दो जालिम अपने हाथों मारे गए थे। वो अगरचे बाप और भाई थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ये रिश्ते दफन हो गए थे। किसी की बाप और भाई न थे। पैसा उनका बाप था और सरमाया उनका भाई था। ऐसे लोगों की मौत पर क्या दुख का इजहार करना, क्यों ख्वाम आंसू बहाना। कामनी अगरचे तनहा वापस जाने को तैयार न थी। वो एतबार राव को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन एतबार राव ने उसे झूठे दिलासे देकर उसी रात सावनपुर के लिए रवाना कर दिया। जिन लोगों के चेहरे वो जीते जी देखना गवारा नहीं करता था, मरने के बाद भले उन्हें क्या देखता और क्यों देखता। कामनी के जाने के बाद एतबार राव ने टेलीफोन उठाया और अपने बेड पर बैठकर मॉडल टाउन का नंबर डायल करने लगा। उधर घंटी बजना शुरू हुई तो एतबार राव ने दीवारगीर घड़ी पर नजर डाली। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। तीसरी घंटी के बाद उधर से किसी ने फ़ोन उठाया और जब हेलो की आवाज़ आई तो वो आवाज़ एतबार राव ने पहचान दी। वो मोहसिन राव की मुलाजिम रफ़ीक की आवाज़ थी। हाँ रफ़ीक, मैं एतबार राव बोल रहा हूँ। एतबार राव ने कहा, सब लोग कहाँ हैं? साहब जी सब लोग खाना खा रहे हैं। रफ़ीक ने बड़े मधुबाना लहजे में कहा। फिर बोला, साहब जी आप होल्ड कीजिए, मैं जाकर बताता हूँ। ठहरो रफ़ीक, मेरी बात गौर से सुनो। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। आधे घंटे के बाद दोबारा फ़ोन करूँगा। तुमने हरगिज़ मेरे फ़ोन के बारे में नहीं बताना है। मेरी बात समझ गए ना? जी साहब समझ गया, रफ़ीक ने कहा। रफ़ीक ने खाने के दौरान तो न बताया, लेकिन जैसे ही लोग खाने से फारिग हुए तो उसने तानिया को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। तानिया फ़ौरन फ़ोन की तरफ बढ़ी। उसने जल्दी जल्दी एतबार राव का नंबर डायल किया और उसके फ़ोन उठाती ही बहुत नरम लहजे में बोली, आपने फ़ोन किया था? जी किया तो था, एतबार राव ने संजीदगी से कहा। लेकिन रफ़ीक को मना क्यों किया था आपने? आखिर आप इतनी गैरियत क्यों बरतते हैं? क्या मैं खाना छोड़कर आपका फ़ोन नहीं सुन सकती? तानिया के लहजे में शिकायत थी। तानिया एक खबर सुनो, तुम्हारे बाप का कातिल इस दुनिया से उठ गया। एतबार राव ने उसकी बात नज़रअंदाज करके अपनी खबर सुनाई। यह खबर सुनाते हुए उसका लहजा एकदम सपाट था। ये क्या कह रहे हैं आप? और तुम्हारे भाई के कत्ल की साजिश में शरीक होने वाला शख्स भी चल बसा। एतबार, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? ठहरे, मैं भाईजान को बुलाती हूँ। मोहसिन राव को जब एतबार राव ने खुलकर सारा वाक़या बयान किया तो उसने फ़ौरन कहा, एतबार राव मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर फ़ौरन ही रिसीवर उठाया और अंकल आमिर के घर का नंबर मिलाया। अंकल आमिर को उसने सारा वाक़या बताया तो उन्होंने कहा, मोहसिन वो लोग जैसे भी थे बिलाखिर एतबार के बाप और भाई थे। हमें फ़ौरन उसके पास ताज़ियत के लिए जाना चाहिए। जी अंकल, मैं तानिया को लेकर वहीं जा रहा हूँ, आप भी वहाँ पहुँच जाएँ। जब मोहसिन राव तानिया के साथ उस कोठी पर पहुंचा तो एतबार राव उसे देखती बेख्तियार लिपट गया और रोने लगा। मोहसिन राव ने उसे ज़ोर से भिंज लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका कंधा थपकता रहा, बोला कुछ नहीं। कुछ देर के बाद एतबार राव उससे अलग हुआ और अपनी आंसू भरी आंखों को पूंछता हुआ बोला, ये मत समझिएगा कि मैं अपने बाप और भाई की मौत पर आंसू बहा रहा हूँ। मुझे तो इस बात पर रोना आ रहा है कि मैं एक शैतान बाप का बेटा और जालिम भाई का भाई हूँ।
इस कलंक के टीके को मैं अपनी पेशानी से हटाना चाहूँ भी तो नहीं हटा सकता। एतबार, मत करो ऐसी बातें। मैंने अपने बाप के कातिल को माफ़ किया, मैंने अपने कत्ल की साजिश करने वालों को भी माफ़ किया। क्यों तानिया, तुम क्या कहती हो? मैं भी वही कहती हूँ जो आपने कहा है, तानिया ने तायीद की। एतबार आओ, सावनपुर चलें, हमारा वहाँ जाना ज़रूरी है। और फिर जब वो सावनपुर पहुँचे तो सुबह हो रही थी। गाड़ी मोहसिन राव ड्राइव कर रहा था। मोहसिन के बराबर अगली सीट पर अंकल आमिर बैठे थे और पिछली सीट पर एतबार राव और तानिया थे। 3-4 घंटे का ये सफ़र तकरीबन खामोशी में कटा था। हर शख्स अपनी जगह सोचों में गुम था। मोहसिन राव को अपना बचपन याद आ रहा था। अंकल आमिर की निगाहों में अपना दोस्त राव शमशाद अली घूम रहा था। तानिया को वो तन्हाइयाँ और महरूमियाँ याद आ रही थी जो उसे राव अहमद अली की वजह से मिली थी। एतबार राव मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि अब आफ्ताब राव उसके साथ किस तरह का रवैया अख्तियार करेगा। जब वो लोग हवेली पहुंचे तो सूरज मशरक से अपना सर उभार रहा था। सावनपुर की फिजा में एक नया सूरज था जिसकी नर्म किरणें हवेली के ऊंचे दरवाजे को रोशन कर रही थी। जुल्म का अंधेरा दूर हो रहा था। एक नई चमकीली सुबह का आगाज था। हवेली के 2 काले सूरज गरूब हो चुके थे। एक आफ्ताब राव रह गया था। उसके बारे में भी एक बुरी खबर हवेली में उनकी मुंतजर थी। हवेली का आखिरी काला सूरज भी चल बसा था। आफ्ताब राव जब इकबाल राव को कत्ल करने के बाद जीप में बैठा था तो बेशुमार उल्लू उसकी तवज्जो का मरकज बन गए थे। राव अहमद अली की लाश के टुकड़े गायब हुए। इकबाल राव की सूरत मस्क हुई। अब आफ्ताब राव के लिए मैदान साफ था। वो अंदर से बहुत खुश था। अब उसको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। वो खुशी खुशी हवेली की तरफ चला। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक उसे एक फनकार की आवाज़ सुनाई दी। उसके बराबर वाली सीट पर एक बेहद खतरनाक काला नाग कुंडली मारे बैठा था। वो अचानक ही कहीं से नमूदार हुआ था। उस नाग ने आफ्ताब राव को संभलने का मौका न दिया। उसने तेजी से सीट पर चढ़कर उसकी गर्दन में दांत काट दिए। फिर चलती गाड़ी खुद ही रुक गई। और क्यों न रुकती, क्योंकि खुद आफ्ताब राव की ज़िंदगी की गाड़ी जो तबाह हो चुकी थी। वक्त ने एक नई करवट ली। एक नए दौर का आगाज़ हुआ। जुल्म के बादल इंसाफ की हवाएं ले उड़ी। घूर अंधेरा छट गया। हर तरफ खुशबू भरी हवाएं चलने लगी। शगुफे फूटने लगे। बाहर का मौसम अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। टुन मुन दरख्त फूलों का लिबास पहनने लगे। भंवरे निकल आए। वो डाल डाल घूमने लगे। तितलियां अपने शोख रंगों से दिल लुभाने लगी। हर तरफ हुस्न ही हुस्न बिखर गया। अब भला क्या रुकावट हो सकती थी। सबसे पहला मरहला तो खाला फरजाना और अंकल आमिर की शादी का था। तानिया को उन्हें यकजा देखने की बड़ी ख्वाहिश थी। उसे तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों को एक करके रहेगी। और ये उसकी कोशिशों का ही नतीजा था कि वो बिलाखिर एक होने पर राजी हो गए थे। तानिया चाहती थी कि उनकी शादी धूमधाम से हो, लेकिन इस बात पर वो दोनों राजी न थे। वो चाहते थे कि अब खामोशी से निकाह हो जाए। और ये निकाह भी अंकल आमिर उन दोनों की शादी की बात करना चाहते थे। उधर मोहसिन राव की ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी से पहले तानिया को रुखसत करे। और तानिया चाहती थी कि पहले वो भाभी को घर में लाए फिर इस घर से जाए। बहसों मुबाहिसा होता रहा। बिलाखिर इस मसले का ये हल निकाला गया कि पहले आप के बजाय हम सब एक साथ के फॉर्मूले पर अमल किया जाए। एक बड़े होटल में शादी हाल बुक करवा लिया गया और उसके 3 इंतहाई सजे संवरे शानदार बड़े कमरे बुक कर लिए गए। ये तीनों कमरे बराबर बराबर थे और 10 दिन के लिए बुक किए गए थे। स्टेज पर 3 दूल्हा और 3 दुल्हनें मौजूद थीं। सबसे दिलचस्प जोड़ी खाला फरजाना और अंकल आमिर की थी। खाला फरजाना को ब्यूटी पार्लर वालों ने बड़े सलीके से संवारा था। इस उम्र में भी उनके चेहरे पर दुल्हनों वाला रूप आ गया था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। तानिया और नादा तो खैर थी ही हसीन, लेकिन मेकअप ने नादा की उम्र कुछ और घटा दी थी। उन तीनों में सबसे कम उम्र दुल्हन तानिया थी। उसे खैर से किसी मेकअप की ज़रूरत न थी। ब्यूटी पार्लर वालों ने फिर भी उस पर तब आजमाई ज़रूर की थी और उसके हुस्न को मज़ीद चमकाने की कोशिश की थी। तीनों दुल्हनों के एक जैसे ड्रेस थे। यही हाल दुल्हों का था। उनके सूट भी एक रंग के थे। जिस तरह तानिया दुल्हनों में नंबर 1 थी, वैसे ही मोहसिन राव दुल्हों में नंबर 1 था। उसके बाद एतबार राव, फिर अंकल आमिर। बिलाखिर शादी की अनोखी तकरीब इख्तिताम को पहुंची। रुखसती का वक्त आया। सबसे पहले मोहसिन राव ने अपनी बहन को रुखसत किया। फिर अंकल आमिर ने मोहसिन राव और नादरा को अलविदा किया। आखिर में वो रह गए। अंकल आमिर और खाला फरजाना को आसिफ सिद्दीकी ने उनके कमरे तक पहुंचाया। वो एक बेहद हसीन रात थी। और क्यों न होती, वो कुछ दिलों के मिलाप की रात थी। वो एक बहुत हसीन रात थी, लेकिन वो रात राखी पर क़यामत बनकर गुजरी। उसे किसी करवट चैन न था। बिलाखिर वो अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल आई। उस पर वहशत सी तारी थी। उसे यूँ महसूस होता था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। दिल बंद हुआ जा रहा था उसका। उस वहशत में उसने अपने रीछ को खोल दिया। करीब ही बंदर सो रहा था। वो राखी को करीब पाकर फ़ौरन उठ गया और कलाबाजियाँ खाने लगा। राखी ने उसकी भी रस्सी खोल ली और उन दोनों से मुहातिब होकर बोली, चलो रे मेरे साथ। वो दोनों बड़ी सादतमंदी से उसके साथ हो रही है। खटर पटर की आवाज़ सुनकर पड़ोस की झोंपड़ी में रहने वाली शादा की आंख खुल गई। वो इतनी रात के राखी को अपने जानवरों के साथ निकलते देखकर हैरान रह गई। वो फ़ौरन उठ के बाहर आई और राखी से मुहातिब होकर बोली, नी कहाँ जावे रे राखी, इतनी रात माँ? कहीं नहीं रे, तू सो जा। राखी ने बेनियाजी से जवाब दिया। अरे फिर भी कुछ बता तो। मौसी शादा फिक्रमंद हो गई। क्या बताऊँ मौसी, मुझे तो खुद भी कुछ मालूम नहीं। राखी पर जाने क्या बीत रही थी। क्या पागल हो गई रे? हाँ मौसी, पागल हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ मौसी, मुझे अब मत ढूंढना। मैं किसी के ढूंढने से नहीं मिलूंगी।
उसने लरजती आवाज़ में कहा। ये कहती उसका गला रुंध गया। फिर वो रुकी नहीं, अपने रीच और बंदर के साथ चल पड़ी। उसे नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है, बस कदम उठ रहे थे और वो चली जा रही थी। न जाने कब तक वो चलती रही। उसे कुछ होश नहीं था, दिल पर वहशत तारी थी और वहशी दिल उसे यहाँ वहाँ लिए जाता था। अब वो अपनी बस्ती से बहुत दूर निकल आई थी और रेल की पटरी के साथ साथ चलती जा रही थी। उसकी निगाहों में मौसम घूम रहा था। बीती हुई जिंदगी उसकी आंखों के सामने जाग रही थी और उसका जहन इर्द गिर्द से बेगाना होता जा रहा था। उसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ चल रही है और क्यों चल रही है। वो ट्रेन अचानक ही उसके सर पर आन पहुंची थी। वो पटरियों के दरमियान चल रही थी। उसके साथ रीछ था और रीछ की पीठ पर बंदर बैठा हुआ था। इससे पहले कि उसे कुछ होश आता, पूरी ट्रेन उस पर से गुजर गई। उन तीनों में से कोई जिंदा न बचा। उस खबर को सबसे पहले आसिफ सिद्दीकी ने देखा था। अगरचे वो राखी की सूरत से वाकिफ न था, लेकिन उसकी तस्वीर देखकर, उसका नाम पढ़कर न जाने क्यों उसे यह एहसास हुआ कि ये मोहसिन राव वाली ही राखी है। ट्रेन के हादसे ने उसे दो हिस्सों में मुनकसिम कर दिया था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, कोई चोट वगैरह का निशान न था। वो मौके पर ही दम तोड़ गई थी। उसकी खूबसूरत आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। हादसे के बावजूद चेहरे पर किसी कर्ब के आसार नुमाया न थे, अलबत्ता इंतजार की कैफियत जरूर झलकती थी। इसके साथ ही उसके दोनों वफादार जानवर भी चल बसे थे। खबर पढ़ने के बाद आसिफ सिद्दीकी ने चाहा कि मोहसिन राव को फ़ोन पर उस हादसे का बताए, लेकिन फिर वो रुक गया। ख्वाबा उन्हें क्यों डिस्टर्ब करे। उसने उस अखबार को संभाल कर रख लिया। तीसरे दिन आसिफ सिद्दीकी ने उन तीनों जोड़ों की दावत की। जब रात को सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और गप्पें शुरू हो गई, तो आसिफ सिद्दीकी संभाला हुआ अखबार निकाल लाया और मोहसिन राव के करीब बैठकर उसने उस हादसे की तस्वीर दिखाई। यार ये देखना। मोहसिन राव ने उसके हाथ से अखबार लेकर जैसी उस तस्वीर पर नजर डाली, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बोला, अरे ये तो राखी है। राखी का नाम सुनकर नादरा एकदम चौंक गई। वो फौरन उठकर मोहसिन राव के पास आ गई। तानिया ने उठने के बजाय दूर से बैठे बैठे पूछा, क्या हुआ राखी को। वो रेल के नीचे आकर कट गई। आसिफ सिद्दीकी ने जोर से कहा, चलो अच्छा हुआ, वरना वो मेरे हाथों में मारी जाती। तानिया ने बड़े जोश से कहा। उसकी इस बात पर मोहसिन राव ने उसे घूर कर देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। यार मोहसिन, वो शादी वाली रात ही मरी है। वाह क्या सिचुएशन थी। एक तरफ हीरो अपने हुजला उरूसी में नई जिंदगी का आगाज कर रहा है, तो दूसरी तरफ अंधेरी रात में रेल की पटरी पर एक ठुकराई हुई औरत अपनी जिंदगी का अख्ताम करने जा रही है। क्या फिल्मी सी सिचुएशन थी। एक तरफ रोशनी, एक तरफ अंधेरा। आसिफ सिद्दीकी अपनी धुन में मगन कहे जा रहा था। फिर वो संजीदा होकर बोला, यार मोहसिन, ये कितनी अजीब बात है कि उसकी मौत का वक्त वही है जो तुम्हारी शादी का है। क्या वो तुम्हारी शादी बर्दाश्त न कर सकी। लेकिन मसला ये है कि उसे तुम्हारी शादी का कैसे पता चला। फिर अपने तहीं तो वो तुम्हें कत्ल कर चुकी है। यार ये क्या गोरख धंधा है। मेरा ख्याल है उसने अपने बाप का बदला लेने के लिए तुम पर हमला जरूर किया, लेकिन कातलाना नहीं। आसिफ सिद्दीकी न जाने और भी क्या कहता रहा, लेकिन मोहसिन राव उसकी बात तवज्जो से नहीं सुन रहा था। वो अखबार पकड़े राखी की तस्वीर को बगौर देखे जा रहा था और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक उदासी का तासर उभरता जा रहा था। फिर इसी तरह की उदासी से तानिया को भी वास्ता पड़ा। होटल में खुशियों के 10 दिन गुजारने के बाद एतबार राव ने समानाबाद, मोहसिन राव ने मॉडल टाउन और अंकल अमर ने रावी रोड का रुख इख्तियार किया। तीनों अपनी अपनी दुल्हनों को अपने ठिकानों पर ले गए। ये 10 दिन जैसे पलक झपकने में गुजर गए। तीनों के कमरे तो के बराबर बराबर थे, लिहाजा खूब हल्ला गुल्ला रहा। उन्हें तन्हाई भी मुयसर थी और बाहर निकलते तो अपने लोगों की सूरतें दिखाई देती। तीनों ने तय किया था कि ये 10 दिन होटल में ही गुजारे जाएंगे, कोई शख्स शहर से बाहर नहीं जाएगा, और ये उन्होंने अच्छा फैसला किया था। ऐसे यादगार दिन भला कहाँ नसीब होते हैं। हनीमून पर तो आदमी कभी भी जा सकता है। 12वें दिन मोहसिन राव ने अपने घर पर सबको मदऊ किया। तानिया घर पहुंचते ही सीधे अपने बेडरूम की तरफ गई। उसका बेडरूम मुकफल था। रफीक ने ताला खोला। बेडरूम में दाखिल होकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसके कमरे में एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी, यूं जैसे कमरे की हर शय उसकी याद में उदास हो। बेड पर पर्स फेंक कर वो सबसे पहले क्रिस्टल के उस नाजुक गुलदान की तरफ मुतवज्जो हुई, जिसमें रश्मून की दी हुई कली भी रहती थी, जो तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद बिल्कुल तरोताज़ा थी और हर वक्त महकती रहती थी। लेकिन अब जो उसने इस पर नजर डाली तो वो गुलदान पर लटकी हुई नजर आई। वो मुरझा चुकी थी, उसकी खुशबू भी खत्म हो गई थी। रश्मून ने उस कली को देते हुए कहा था, जब ये कली मुरझा जाए तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। ओह, तानिया के दिल से एक हुक सी उठी। ये क्या हो गया, वो क्यों मर गया। इस कली को देखकर अंदाजा होता था जैसे उसे मुरझाए हुए 10-12 दिन हो चुके हैं। ओह, तो क्या रश्मून तानिया को किसी और की बनती देखकर बर्दाश्त न कर सका। ये दो दुनियाओं का मसला था। अगर वो उसके दिल की दुनिया में नहीं रह सकता था तो फिर जीने का क्या फ़ायदा था। वो अपनी दुनिया से उठ के आता। रश्मून, मुझे माफ़ कर देना। तानिया ने उस सूखी कली को गुलदान से निकालकर आहिस्ता से अपने नाजुक लब उस पर रख दिए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। 2 आंसू आंखों से निकलकर उसके रुखसारों से लुढ़क गए। उसने वो सूखी कली अपने पर्स में डाल दी। तब अचानक उसकी नज़र गुलदान पर पड़ी। गुलदान के नीचे से एक कागज़ दबा हुआ नजर आया। उसने वो कागज़ उठा लिया। कागज़ खोलकर देखा तो उस पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। वो जल्दी जल्दी उन चंद सतरों को पढ़ने लगी। लिखा था, मंगनी वाली रात जब एतबार अगवा हुआ तो वह रात तुम पर क़यामत की तरह टूटी। उस रात तुमने मुझे रो रो कर याद किया। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी मदद को पहुंच गया। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के कांटे अपनी आंखों से चुन दिए, तुम्हारे दुश्मनों को चुन चुन कर मार दिया। अब तुम्हारी और तुम्हारे भाई की ज़िंदगी में कोई दुश्मन नहीं। मैं तुम्हें खुशियों भरी ज़िंदगी की नवीद देता हूँ। सदा खुश रहो। मैं दुआ कर सकता हूँ। तुम्हारा अपना काला चिराग।
खत पढ़ते पढ़ते वो लफ्ज़ धुंधलाने लगे और देखते ही देखते सफाई हस्ती से मिट गए। कोरा कागज़ रह गया। उसने सादे कागज़ को मुट्ठी में भेज लिया। आप बहुत अजीम हैं काला चराग। मेरी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ आपके दम से हैं। आप मेरे मोहसिन हैं। मैं आपको सलाम करती हूँ। मेरे दिल में आप किसी रोशन चिराग की तरह सदा जगमगाते रहेंगे। दूसरी जानिब अब सब कुछ एतबार राव के हाथ में आ गया था। एतबार राव ने सबके साथ पूरा पूरा इंसाफ किया था। उसने आफ्ताब और इकबाल की बीवी बच्चों को जो उनका हक बनता था वो तो दिया ही, उसके अलावा भी उसने उन्हें बहुत कुछ बख्श दिया। मोहसिन राव को मनाजर फितरत से फितरी लगाव था। देहात की ज़िंदगी से बहुत पसंद थी। वो हवेली को नई सिरे से बनवाने का ख्वाब देखा करता था। आज उसका ये ख्वाब पूरा हो गया था। उसने ये हवेली खरीद ली थी। उस हवेली में जिसका जितना हिस्सा बनता था उसने अदा कर दिया था। जुल्म की एक दास्तान ख़त्म हो रही थी। हवेली को तोड़ा जा रहा था। जुल्म को मस्मार किया जा रहा था ताकि नई बुनियादें उठाकर इंसाफ का बोलबाला किया जाए। सावनपुर के लोगों ने आज तक जुल्म ही सहे थे। अब उन्हें बताया जाए कि जुल्म की तवील रात ख़त्म हो गई। अब उन्हें कोई नहीं सताएगा। अब हर तरफ खुशियाँ होंगी और वो होंगे। मोहसिन राव ने तय कर लिया था कि वो सावनपुर के लोगों का इस कदर ख्याल रखेगा कि लोग राव अहमद अली के जुल्म को भूल जाएंगे। ये राव अहमद अली भी बड़ा अजीब शख्स था। रुपए पैसे की हिवस ने ज़मीन जायदाद की तलब ने उसे अंधा कर दिया था। उसके कान कोई अच्छी बात सुनना ही ना चाहते थे। दिल से पैसे की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत निकल गई थी। भाई को अगर कत्ल करके जायदाद हासिल की जा सकती है तो कर ली जाए। बेटा अगर अपना हक मांगने के लिए खड़ा हो जाए तो उसको सही की सज़ाओं से मौत की सूरत में दी जाए। दूसरों के लिए मौत खरीदने वाला बिलाखिर खुद मौत के मुंह में चला गया था और मौत भी कैसी इबरतनाक लाश भी साबित न रही। वो ज़मीन के टुकड़े नहीं होने देना चाहता था लेकिन अपने जिस्म को टुकड़े होने से नहीं बचा सका था। किस कदर बेकसी की मौत थी उसकी। जिस ज़मीन को अपने सीने से लगा कर रखना चाहता था उस ज़मीन में वो दफन भी ना हो सकता। जिस हवेली के बारे में उसका यकीन था कि उसकी किला नुमा दीवारें हमेशा उसकी हिफाजत करेंगी, अब वही दीवारें तोड़ी जा रही थीं। पर वो भी राव अहमद अली था। एक दाव हमेशा बचा कर रखता था और उस दाव से वो अचानक पासा पलट दिया करता था। इंसान तो वो था ही नहीं, शैतान की खोपड़ी थी उसके पास। जिस ठेकेदार को हवेली तोड़ने का काम दिया गया था उसके लिए काम जारी रखना मुश्किल हो रहा था। जो जो ये वाकया तवातर से पेश आ रहा था वैसे वैसे मजदूर भागते जा रहे थे। पहले ठेकेदार को भी इस बात का यकीन न था लेकिन जब उसने अपनी आंख से सब कुछ देख लिया तो फिर उसे भी मजदूरों की बात का यकीन करना पड़ा और अब इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा था कि वो लाहौर जाकर मोहसिन राव को सारी सूरत हाल बता दे, क्योंकि इस मंजर की दहशत से एक कमज़ोर दिल मजदूर बुखार में मुब्तला होकर चल बसा था। हो ये रहा था कि जैसे ही हवेली का कोई नया कमरा तोड़ा जाता तो उस कमरे में राव अहमद अली की वो ऊंची कुर्सी मौजूद होती जिस पर बैठकर वो इंसान नहीं रहता था और जुल्म के फैसले सादर किया करता था। उस कुर्सी पर एक भयानक खोपड़ी रखी होती। जब दरवाज़ा खोलने वाले मजदूर खौफ के मारे भागकर हवेली में काम करते हुए दूसरे मजदूरों को इकट्ठा करते तो वो कुर्सी और खोपड़ी गायब हो जाती। ठेकेदार ने जब सारी रुदात मोहसिन राव को सुनाई तो वो फौरन ही सावनपुर जाने के लिए तैयार हो गया। सावनपुर के नज़दीक बारिश ने आन घेरा। तेज हवा और मूसलाधार बारिश। सावनपुर की कच्ची सड़क। मोहसिन राव बड़ी संभाल कर जीप चला रहा था। उसके बराबर वाली सीट पर ठेकेदार मौजूद था। 1 घंटे पहले तक मौसम अच्छा खासा खुशगवार, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए काली घटाओं ने दोपहर के चमकते सूरज को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। दिन होने के बावजूद हर सू अंधेरा छाने लगा, इतना अंधेरा कि मोहसिन राव को जीप की हेडलाइट्स ऑन करना पड़ी और अभी वो थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि उन्हें हेडलाइट्स की रोशनी में कच्ची सड़क के दरमियान एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग दिखाई दिए जो अपने दोनों बाजू फैलाए खड़े थे। मोहसिन राव ने फौरन अपनी गाड़ी रोक ली और खिड़की का शीशा उतार कर पूछा, क्या बात है बाबा जी? कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम आओ तो तुम्हारे साथ सावनपुर चलूं। मोहसिन राव उन बुजुर्ग की बात समझ ना सका। ताम उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया और बोला, आ जाएं, बैठ जाएं। वो बुजुर्ग बड़े इत्मीनान से गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मोहसिन राव ने गर्दन घुमाकर उन बुजुर्ग पर नजर डाली। उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि बारिश में खड़े होने के बावजूद उनके कपड़े बिल्कुल सूखे थे। मोहसिन राव ने उनका चेहरा गौर से देखने के लिए आईने का जाविया ठीक किया। वो एक उम्र रसीदा बुजुर्ग थे। सफ़ेद लिबास, सर पर सफ़ेद टोपी, भवें तक सफ़ेद, लेकिन चेहरे पर सुर्खी, एक अजीब तरह का नूर। उनकी बैठती जीप में बड़ी मशहूर कन खुशबू फैल गई। बेटा, अब मुझे देखते रहोगे या गाड़ी भी आगे बढ़ाओगे? तुम इस शैतान के बच्चे को नहीं जानते, आज उसने खून खराबा करने का फैसला कर लिया। उनके लहजे में एक अजीब सी पुरस्कारियत थी। मोहसिन राव ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट कर दी और पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? उस खोपड़ी वाले की जो मरने के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बात समझ गए हो या उस खबीस का नाम भी बताऊं? बुजुर्ग ने आगे झुक कर कहा। अब कुछ कहने सुनने की जरूरत कहाँ रही थी। अब तो वो जल्द से जल्द हवेली पहुंच जाना चाहता था। हवेली पहुंचते पहुंचते बारिश बंद हो चुकी थी। बादल छट गए थे और सूरज फिर से निकल आया था। बुजुर्ग ने मोहसिन राव से राव अहमद अली के बेडरूम की तरफ ले जाने को कहा। राव अहमद अली का बेडरूम तोड़ा जा चुका था, अलबत्ता उसकी बुनियादें बाकी थीं। मोहसिन राव ने बुजुर्ग को बेडरूम के पास छोड़ा। फिर उसने जल्द अज जल्द बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक बेशुमार सूखी लकड़ियों से उस कमरे को भरवा दिया। वो बुजुर्ग लकड़ियों के ढेर से जरा फासले पर एक पत्थर पर बैठ गए। वो कुछ पढ़ने लगे। फिर उन्होंने पढ़ते पढ़ते मोहसिन राव को इशारा किया। उन लकड़ियों पर मिट्टी का तेल छिड़का जा चुका था। मोहसिन राव ने लकड़ियों को उस ढेर को आग दिखा दी। देखते ही देखते आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। हवेली से शोले उठते देखकर सावनपुर के लोग हवेली की तरफ भागने लगे। फिर मोहसिन राव ने एक अजीब मंजर देखा। उसने एक कुर्सी आग के शोलों पर उतरती देखी। उस कुर्सी पर एक भयानक खोपड़ी रखी हुई थी। वो कुर्सी देखते ही देखते शोलों में गिरी। तब एक दिलदोज चीख सुनाई दी। फिर कुछ बाकी न बचा।
ना वो कुर्सी रही, ना इक़्तिदार रहा और ना वो इक़्तिदार वाला रहा। सब कुछ जलकर भस्म हो गया। मोहसिन राव फ़ौरन पलटकर बुजुर्ग के नज़दीक पहुंचा, लेकिन वहाँ तो कुछ भी न था। वो पत्थर खाली पड़ा था जिस पर वो बुजुर्ग बैठे थे। बाद में लाहौर पहुंचकर जब मोहसिन राव ने पूरा वाक़या तानिया और एतबार राव को सुनाया तो तानिया ने बुजुर्ग का हुलिया पूछा। मोहसिन राव ने उनका हुलिया तफसील से बताया। बुजुर्ग का हुलिया सुनने के बाद तानिया खुशी से चीखी, अरे वो तो दादा आज़म थे। तो ये थी आपकी फेवरेट कहानी ख्वाब गजीदा। आपने ये कहानी मुकम्मल सुनी, ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ये कहानी मेरी तहरीर नामी फेसबुक पेज से उनकी इजाज़त से ली गई थी और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपने चैनल पर इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी और उनकी इजाज़त से ये पूरी कहानी जो है वो हमारे चैनल पर वीडियो की सूरत में आई। और ये अकेले मुमकिन ना होता अगर आप लोग इस कहानी को इतना पसंद न करते और कमेंट में बार बार अगली किस्त का ना पूछते। तो इस तरह एक एक किस्त करके आज ये कहानी मुकम्मल हुई। आपके इस ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही साथ एक और शानदार कहानी का हमारे चैनल पर आगाज़ हो चुका है। तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हम मिलते हैं अगली कहानी के साथ।